चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया 12th क्लास की बुक से हम चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं, दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर की क्या क्या नेगेटिव्स हैं उसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े थे। और हमने पढ़ा था कि हम ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस फर्दर आए रिफॉर्म्स के माध्यम से, कि जिसकी वजह से आज का एग्रेरियन स्ट्रक्चर भारत में एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके तहत हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स में सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड का इम्पैक्ट समझा। और उस इम्पैक्ट के तहत हमने ये समझा कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर होता था प्री कॉलोनियल पीरियड में ड्यूरिंग द मुग़ल रूल, हम यहाँ पे बात करेंगे प्री कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो एक्चुअल कल्टीवेटर हुआ करता था वो तब कल्टीवेटर होता था और उसके द्वारा जो उपज उगाई जाती थी फसलों की उस पे कुछ शेयर हुआ करता था स्टेट का। और स्टेट की उस रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट होते हुए जो लोकली इन्फ्लुएंशियल लोकल लीडर्स जैसे कि ज़मींदार हैं वो रेवेन्यू कलेक्शन में मदद करते थे स्टेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से उन्हें उस उपज का कुछ हिस्सा प्राप्त होता था। उनके खुद के खेतों में जो फसल उगती थी उस पर कुछ रेवेन्यू का एग्जम्पशन मिलता था और जो भी कलेक्शन रेवेन्यू की वो करवा के देते थे उसका कुछ कमीशन के रूप में शेयर इनको प्राप्त हो जाता था, चाहे वो उपज मिल जाती थी या पैसे मिल जाते थे, जो भी होता था। हमने देखा कि ज़मींदार कंट्रोलर के रूप में, लोकल लीडर एक कंट्रोलर के रूप में काम कर रहा है बट ज़मीनों का ऑनर नहीं। समय आगे बढ़ा और ब्रिटिशर्स ने इन्हें ज़मीनों का मालिक बना दिया और एक्चुअल कल्टीवेटर जो है उसका स्टेटस रिड्यूस हुआ, वो एक तरह से टेनेंट हो गया। जहाँ प्री कॉलोनियल पीरियड में वो रेवेन्यू ही देता था, अब उसे रेवेन्यू के साथ रेंट भी देना पड़ गया क्योंकि ज़मीन का प्रोपराइटर कोई और हो गया है और वो है ज़मींदार। ज़मींदारी के सिस्टम के वाया काफ़ी बड़े डिस्ट्रिक्ट की, काफ़ी बड़े इलाकों की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रिटिशर्स ने मैनेज की क्योंकि ये समस्त बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। और उस समय के बंगाल में काफ़ी बड़ा क्षेत्र आता था, नॉर्थ ईस्ट का रीजन आता था, उड़ीसा बिहार का क्षेत्र भी आता था। इसके अलावा हमने देखा कि रैयतवाड़ी सिस्टम अपनाया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर ज़मींदार की बजाय, ज़मींदार यानी कि बीच का व्यक्ति मिडलमैन, उसको निकाल के एक्चुअल कल्टीवेटर के साथ करार किया गया, जबकि वो एक्चुअल कल्टीवेटर भी लैंडलॉर्ड ही हुआ करता था एक तरह का, जबकि कल्टीवेशन कोई और करते थे। वो हमने समझा भी था कि लंबे समय से भारतीय जाति व्यवस्था के तहत होने वाली कल्टीवेशन प्रोसेस जिसमें कि शूद्र कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और लेबरर के रूप में दलित अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि अपर और मिडिल कास्ट जो हैं वो एक तरह का अच्छा खासा लैंडलॉर्डिज़म सिस्टम के तहत लैंडलॉर्ड बन के बैठे हुए हैं इन क्षेत्रों में। इन्हें कल्टीवेटर मान लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जबकि सही में कल्टीवेटर ये भी नहीं, बट फिर भी इन्हें माना गया क्योंकि ज़मीन इनको बिलोंग कर रही, खेती इनको बिलोंग कर रही। वो बात अलग है ये किसके वाया करवा रहे हैं, तो इनसे किया गया। और इसी डायरेक्ट किए गए करार की वजह से थोड़ा बहुत सरप्लस यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रॉप का बचा, जिसकी वजह से ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम की बजाय रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में एग्रीकल्चर एक स्तर पर प्रोग्रेसिव रहा, पैदावार अच्छी होती रही। यहाँ तक की कहानी को हमने सीखा और समझा है। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। हो ये रहा है यहाँ पर कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक लंबे समय से जाति प्रथा के आधार पर, यानी कि कास्ट सिस्टम के आधार पर सिस्टम ऐसे मैनेज हुआ एग्रीकल्चर का कि एक बड़ी पॉपुलेशन चाहिए एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, जैसा कि दक्षिण क्षेत्रों में नदियों के डेल्टा एरिया में पाया जाता है जहाँ पर पैडी की कल्टीवेशन होती है। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में अवेलेबल होगी तभी फिर वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है पैडी का। और इसलिए जातीय प्रथा के आधार पर उन्हें बड़े स्तर पर ज़मीनों से वंचित रखा गया, संसाधनों से वंचित रखा गया और वो लेबर से अधिक कुछ ना बन पाए। लेकिन जो खेती है उसकी उपज है वो मुट्ठी भर लोगों के कंट्रोल में रही और उनके पास इस इंटेंसिव कल्टीवेशन के वाया एनर्मस वेल्थ एक्युमुलेट हुई, जिससे कि धन के आधार पर इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए यही कास्ट एक ख़ास तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम को जन्म दे रही हैं। और उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में कौन प्रोडक्शन के साइकिल में कहाँ खड़ा है, कहाँ लोकेटेड है, इसके बेस पर अगर हम देखें तो क्लासेस नज़र आती हैं। तो दो क्लासेस नज़र आ गई और वो एग्रीकल्चरल लेबरर और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हुआ, और दूसरी तरफ हुए द लैंडलॉर्ड जो कि अपर और मिडिल कास्ट से बिलोंग करते थे, द डोमिनेंट कास्ट। इस एग्रेरियन स्ट्रक्चर ने भारत को काफ़ी हद तक पिछाड़ने का काम किया है और इस एग्रेरियन स्ट्रक्चर का
एक बड़ा स्वरूप तय हुआ है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान, जिसको हमने अभी समझा भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जब ये देख पा रहे हैं कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर में ही समस्या चल रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सफ़र हो रही है, कारण क्या था उसको समझिए। अब देखिए, ब्रिटिशर्स, आपसे सवाल बनता है कि ब्रिटिशर्स क्यों लाए होंगे ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, उसका कारण क्या होगा? वो ज़मींदारों को बेनिफिट देने के लिए तो नहीं लाए होंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सुभाष कि उनको ऐसा क्रेज़ क्यों था कि वो ज़मींदारों को ज़मीनों का मालिक बनाने के लिए क्यों लाए होंगे? वाई ज़मींदार? तो ऐसा वो ज़मींदारों के बेनिफिट के लिए तो ये सिस्टम नहीं लाए होंगे। उनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमको सोचना है, ये ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ ऐसे बनते हैं। सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि ये ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम आया कब है? ये 1790s के समय में आया है। और 1760 से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। और आप ये जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक राजनीतिक पकड़ बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स को मिल चुकी थी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाबों को हराया। उसके बाद 1763 में युद्ध हुआ है। अवध के नवाब भी शामिल हैं, बंगाल का नवाब भी शामिल है और देश का बादशाह भी उसमें शामिल है, और इसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर में तीनों ही शक्तियाँ पस्त कर दी गई, चाहे वो भारत का बादशाह हो मुग़ल, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे बंगाल का नवाब हो। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि साइन होती है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। उसके बाद एक ट्रीटी और साइन होगी 1772-73 में, द ट्रीटी ऑफ बनारस। ये दो संधियाँ बड़ी महत्वपूर्ण संधियाँ हैं। तकरीबन 1757 के प्लासी से शुरू हुआ ये कार्य बक्सर के युद्ध के द्वारा मुहर लगा दिया गया, पुख्ता कर दिया गया। भारत में एक राजनीतिक पकड़ हो गई ब्रिटिशर्स की। उन्हें बक्सर के युद्ध के बाद मुग़ल बादशाह से संधि के तहत, ट्रीटी के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल गए, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल गए टैक्स कलेक्शन के। तो अब जहाँ पर पहले मुग़ल बादशाहों के बिहाफ पे, उनके कहने पर इस क्षेत्र के नवाब जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन करके दिया करते थे मुग़ल बादशाह को, अब ये काम भारतीय मुग़ल बादशाह ना करते हुए अंग्रेज़ी कंपनी करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह के आशीर्वाद से, मुग़ल बादशाह को युद्ध में हरा के जो संधि की है, उस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने उनसे ये आशीर्वाद ले लिया कि आप हमें दीवान अपॉइंट कर दीजिए, अब हम इस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। तो जनता से रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम अब कंपनी को मिला। एक तरह से आप कह लीजिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा काम अंग्रेज़ों को मिल गया है, क्योंकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं है, प्यूरी की प्यूरी ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करना है, ऑफिसर्स की एक हैरेरी मेंटेन करना है, ज़मीनों से जुड़े हुए विवाद सुलझाना भी है, ज़मीनों पर मालिकाना हक तय करना, ज़मीन हस्तांतरण में आगे संतान को जाएगी या नहीं जाएगी, इस तरह का पूरा दीवानी का मामला जो है, द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से इस क्षेत्र की ब्रिटिशर्स के पास चली गई है। फौजदारी का मामला जो है वो नवाब के पास ही रहा, द क्रिमिनल मैटर वो उसी के पास रहेगा। ओके, तो ये चीज़ों को समझिए। तो ब्रिटिशर्स एक तरफ 1760 टाइम है यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, खासतौर ब्रिटेन के अंदर, दूसरी तरफ 1757 ऑनवर्ड ही अलग अलग युद्धों के माध्यम से, चाहे वो प्लासी है, फिर बक्सर है, फिर संधियां हैं, चाहे वो इलाहाबाद की या फिर आगे बनारस की, इसके माध्यम से देश के संसाधनों पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते समा 1790 का, और इधर से आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी 1790 तक 30 साल आगे बढ़ चुका है। इसके तहत अब उन्हें इंडिया का यूज़ किसी और मैनर में करना है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया से लगातार रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहे ब्रिटिश इंडस्ट्री को, और वो रॉ मटेरियल इंडियन एग्रीकल्चर ही होगा, इंडिया के खेतों में ही उगेगा। और रॉ मटेरियल लगातार प्रोवाइड होने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी होने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट के अंदर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं, जिसके तहत आपको इरिगेशन का नेटवर्क प्रमोट करना है, और इरिगेशन का नेटवर्क प्रमोट करिए, सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, लैंड कंसोलिडेट किया जाए, तो लैंड कंसोलिडेट हो, बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड डेवलप हों, छोटे छोटे खेत ना हों, तो लैंड कंसोलिडेशन, सीड क्वालिटी मैनेज करना, इरिगेशन के नेटवर्क को प्रमोट करना, ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए।
ये सब चीज़ों के लिए अच्छी खासी लेबर फोर्स चाहिए काम कराने के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इस समय में भारत में जो खेत है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं। अगर हम कल्टीवेटर को काउंट करें तो एक कल्टीवेटर के पास कोई ज़्यादा खेत नहीं आते। मान लीजिए ये 2-3 खेत उसके कंट्रोल में आते हैं, इसमें से भी एक खेत इसका यहाँ है, एक वहाँ है, एक कहीं और है। दूसरे कल्टीवेटर पे कल्टीवेटर 1, कल्टीवेटर 2, C2, C3, इसके पास भी कुछ खेत हैं, इसके पास भी कुछ खेत हैं। इन कल्टीवेटर के साथ करार अगर करते ब्रिटिशर्स तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स के साथ करार करना पड़ता और उस करार को फिर सत्यापित करना पड़ता, मतलब कि उसको वर्केबल बनाना पड़ता, एग्जीक्यूट कराना पड़ता, इन सबसे अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता, इनसे अलग अलग रेंट कलेक्ट करना पड़ता, इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उतने ही ज़्यादा अपॉइंट करने पड़ते, उतना ही ग्रास रूट लेवल पर इनकी भाषा, बही, खाते, उनकी सारा का सारा अब तक का एग्रीकल्चर प्रोसेस समझना पड़ता। तो ना तो ब्रिटिशर्स को उतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बियर करना था स्टाफ अपॉइंट करके, ना ही ज़मीनी स्तर पर अभी सीधे गांव की जनता से मिलना चाहते थे वो, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे देश की जनता को, ताकि जो देश की जनता है वो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के कारण ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन मान लें। और अभी अभी क्योंकि देश में राजनीतिक सत्ता नवाबों या फिर सुल्तानों या बादशाहों के हाथ में है, तो जनता जब ब्रिटिशर्स के हाथों उत्पीड़न झेलेगी तो वो फिर अपने नवाब और बादशाहों के साथ लॉयल हो जाएगी। और ऐसे में नवाब और बादशाह जनता का समर्थन प्राप्त करके कहीं आंदोलन खड़ा करके हमें खदेड़ ना दे। तो अभी शुरुआती दौर में अंग्रेज अपनी एक्सप्लॉयटेटिव मंशा के साथ आम जनता के बीच जाना भी नहीं चाहते थे। उनका ये थॉट था कि सीधे एक्सपोज होना भी नहीं है। ना तो हम कल्चरली जनता को जानते हैं, ना ही हमारा उन पर अभी कोई इन्फ्लुएंस है, ना ही हम इतना स्टाफ रखना चाहते हैं जो कि रखना पड़ेगा, ना ही हम उन्हें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और उनके रेवेन्यू सिस्टम को भी समझते हैं। तो बेटर ये है कि हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जिसका विलेजेस में इन्फ्लुएंस है, जिसकी बात जनता मानती है, जिसकी बात सुनती है और जो हमारे लिए काम करेगा। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को अपने लिए एक लॉयलिस्ट ग्रुप भी चाहिए था इंडिया में, जो जब भी उनके बीच और जनता के बीच यानी किसानों के बीच कोई समस्या हो तो वो लॉयलिस्ट अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। इसके लिए वो लॉयलिस्ट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को सर्व करने के लिए उन्होंने ज़मींदारों को चुना। और ज़मींदार ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट इसलिए होंगे क्योंकि जिस ज़मींदार का अभी तक कोई मालिकाना हक़ नहीं था ज़मीन पे, ब्रिटिशर्स उनको मालिक बनाएंगे ज़मीन के। तो क्योंकि उनको मालिकाना हक़ अंग्रेज़ों से मिलेगा, इसलिए वो अंग्रेज़ों के समर्थक हो जाएंगे। अंग्रेज़ों की पकड़ अच्छी हो जाएगी। किन की हेल्प की मदद से? ज़मींदारों की मदद से। सो ज़मींदार अंग्रेज़ों के लिए एक बुलवार्क भी बन गए। अंग्रेज़ अलग अलग सेक्टर में, इंग्लिश एजुकेटेड सेक्शन हो, चाहे प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस रूलर्स हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में ज़मींदार हों, चाहे व्यापार के क्षेत्र में ट्रेडिंग पर्सनैलिटीज़ हों, चाहे अंग्रेज़ों की एक खासियत रही कि भारत आने के बाद पहले उन्होंने हर फील्ड में अपने समर्थक खड़े किए, अपने सपोर्टर खड़े किए। तो इसलिए ज़मींदार वर्ग इसलिए भी उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि उन्हें एक लॉयलिस्ट ग्रुप मिल जाएगा। फिर ज़मींदार का शुरू से ही इन्फ्लुएंस है ग्रामीण क्षेत्र पर। वो मुग़लों के समय से ही कर एकत्रित करने वाली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, आगे भी वो कर एकत्रित करता रहेगा गाँव वालों से। गाँव वालों पर ज़मींदार का प्रभाव है। कोई भी नकारात्मक यदि कोई नतीजे निकले, कोई नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट हुआ तो ज़मींदार के विरुद्ध बनेगा गांव वालों का, ना कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनेगा। वे विरोध करेंगे तो ज़मींदार का विरोध करेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे। और आप ये चीज़ पढ़ेंगे भी किताब में कि ज़मींदारों के उत्पीड़न के कारण गांव के लोग विवश हुए गांव छोड़कर भागने के लिए। तो वर्ड यही आता है, क्योंकि विरोधी उनका अंग्रेज़ नहीं बन रहा है, ज़मींदार ही बन रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब करना होगा जो लिखा मैंने, इरिगेशन, सीड क्वालिटी, लैंड कंसोलिडेशन। और इसके लिए कैपिटल चाहिए। जो छोटे कल्टीवेटर C1, C2, C3 जिनके पास स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स हैं, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि इन C1, C2, C3, C4, C5 जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, इनके ऊपर ज़मींदार तो कोई एक ही होता था, Z1। तो बेटर ये है कि ये जो खेती कर रहे हैं और इनका ही खेतों पर अधिकार है, इनसे हटा करके ज़मीन पर मालिकाना अधिकार इसका बना दिया जाए, ज़मींदार का। तो ओवरऑल ज़मींदार के पास ये फिर एक कंप्लीट इस सारे पैच ऑफ लैंड का पूरा एक मालिक होगा, वो ज़मींदार होगा। तो ज़मींदार के पास जब बिग लैंड होल्डिंग्स होंगी, सो लेस नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स बट बिग इन साइज़। पहले क्या है, लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नंबर में है बट स्मॉल इन साइज़ है। C1 के पास भी लैंड है, एक लैंड होल्डिंग इसकी हो गई, C2 की 2, C3 3, C4 4, C4 5 लैंड होल्डिंग्स बट लेस इन साइज़। किसी के पास 3 है, किसी के पास 4, किसी के पास 2, किसी के पास 1।
तो अब क्या करना है हमने, लैंड होल्डिंग कितनी होगी, Z1 के पास है लैंड होल्डिंग LH1, लैंड होल्डिंग इज़ 1 ओनली बट इट इज़ वेरी बिग इन साइज, 3 + 4 + 2 + 1 इज़ अ बिग इन साइज. सो लेस नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स बट वेरी लार्ज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. लैंड होल्डर के नंबर कम हो गए तो अंग्रेज़ों को कम लोगों से डील करना पड़ेगा रेवेन्यू लेने के लिए. कहाँ इतने सारे कल्टीवेटर की बजाय सीधा एक ही ज़मींदार, और ऐसे और क्रिएट किए होंगे. तो लेस नंबर ऑफ लैंड होल्डर हो जाएंगे तो लेस नंबर ऑफ लोगों से डील करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम आएगा इनसे डील करने का. और दूसरा, लैंड होल्डिंग साइज़ अगर इनके पास बड़ा हो जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हो जाएगा. लैंड होल्डिंग साइज़ बड़ा होगा तो इसकी आमदनी भी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से इसके पास कैपिटल बिल्डअप होगा. ये पहले भी आर्थिक रूप में मजबूत है, अब मालिकाना हक आने की वजह से इसके पास कैपिटल बिल्डअप होगा और उस कैपिटल की मदद से ये इरीगेशन, सीड क्वालिटी, लैंड कंसोलिडेशन ये सब कर पाएगा. इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी और इससे यूरोप की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए पेरेनियल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा. दूसरा, यूरोप का फिनिश्ड प्रोडक्ट, ब्रिटेन का फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिक सके, उसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन रूरल सोसाइटी जो है, क्योंकि इंडिया था ही रूरल और रूरल सोसाइटी का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, तो इंडिया एग्रेरियन था. तो ऐसे में अंग्रेज़ों को लगता था कि ग्रामीण क्षेत्र में जब हम इस तरह से इस तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम प्रमोट करेंगे और जब लंबे समय के लिए रेवेन्यू फिक्स कर देंगे, रेवेन्यू परपेचुअली फिक्स कर देंगे यानी कि परमानेंट फिक्स कर देंगे, तो फिर होगा ये कि जो ज़मींदार है और उसके वया कल्टीवेटर है ये प्रमोट होगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, मोटिवेट होगा. क्योंकि पहले ये होता था कि आपने सपोज़ कीजिए कि 100 क्विंटल उगाया तो उसका 1/3 चला जाएगा, 100 क्विंटल उगाया तो उसका 1/3 चला जाएगा. आपने अगर 150 क्विंटल उगाया तो उसका 1/3 चला जाएगा. आपने 200 क्विंटल उगाया तो उसका 1/3 चला जाएगा. तो आप जितना ज़्यादा उगा रहे हो उतना ज़्यादा चला जा रहा है, क्योंकि जो आप उगा रहे हो उसका 1/3 तय है. ओके. और ये भी फिर फिक्स नहीं रहता था, ये 1/3 था, कई बार 1/2 भी हो जाता था. ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल ये 1/2 भी हो जाता था. ऐसा भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि ये 1/3 ही रहेगा. 50% भी हो जाता था, कई बार बढ़ के 60-70 भी चला जाता था. तो वो ये कह रहे हैं इस चक्कर में किसान को दिखता है कि मैं सरप्लस क्यों उगाऊँ, क्योंकि उसका अनसर्टेनिटी है कि लगान कितना होने वाला है. जितना ज़्यादा उगाते हैं उतना ज़्यादा ले जाते हैं. तो अब ये होगा कि मान लीजिए कि हमने लगान फिक्स कर दिया हमेशा के लिए, तो अब वो अगर हमने लगान को फिक्स कर दिया है कि हम कितना लेंगे, दैट इज़ सपोज़ कीजिए कि 70 क्विंटल हम लगान आपसे लेंगे. तो आप 100 क्विंटल उगा रहे हैं तो उसका 70 क्विंटल हम ले रहे हैं, 100 क्विंटल उगा रहे हैं तो 70 क्विंटल हम ले रहे हैं. तो अब वो पर्सन ये इस चीज़ को लेके मोटिवेट होगा कि मेरे पास 30 क्विंटल बचा, तो अब अगली बार भी 70 क्विंटल होगा, ये फिक्स है, तो मैं 120 क्विंटल उगाऊँ किसी तरह से ताकि मेरे पास 50 क्विंटल बचे. अगली बार भी 70 क्विंटल होगा तो मेरी कोशिश है मैं 200 क्विंटल उगा लूँ, क्योंकि वो तो 70 क्विंटल ही लेंगे. तो इसे अगर हमेशा के लिए फ़िक्स कर दिया जाए 70 क्विंटल को, तो फिर फार्मर के पास एक अमाउंट सर्टेन बचने लगेगी, तो वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उगाएगा. तो उनको लग रहा था कि इससे लैंड डेवलप ये हो तब सकता है जब खेती बाड़ी बेहतर की जाए. तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए खाद पैदा करनी ज़रूरी थी, लैंड लेवलिंग करनी ज़रूरी थी. टिब्बे जो होते हैं, टीले, माउंड, नदियों के द्वारा बनाए हुए माउंड, टीले, टिब्बे, कुछ भी कह लीजिए, उनको तोड़ करके फैला करके सपाट करना ज़रूरी था ताकि वहाँ भी खेती हो. नया लैंड अंडर कल्टीवेशन लाना ज़रूरी था. जो मार्शी लैंड है, स्वैम्पी लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कराओ, क्योंकि जब हम परपेचुअली फिक्स कर देंगे तो किसान को होगा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने अंदर लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूं, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो तो फिक्स हो गया इतने क्विंटल पे. तो इसलिए उसने फिर अल्टीमेटली उस बढ़ाना शुरू, तो लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा, नए क्षेत्रों तक खेती बढ़ी जाएगी. ये भी अच्छा. घुमंतु लोग, आदिवासी लोग, चरवाहे जो कि एक जगह पर टिकते नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, वो भी इसकी वजह से सेटल्ड एग्रीकल्चर के घेरे में आ जाएंगे, वो भी टिक जाएंगे और हमारे बनाए नियम कानूनों को बेहतर मानने लगेंगे. अदरवाइज़ इनके घूमते फिरते रहने चरित्र की वजह से ये एक जगह पर टिकते नहीं थे, तो नियम नहीं मानते थे, कानून के घेरे में आते नहीं थे. तो और ये एक एनार्किस्ट ग्रुप हो जाता था, इधर से उधर असला ले जाने के लिए, जानकारियाँ ले जाने के लिए, चोरी, डकैती, लूटपाट के मामलों में इनके हाथ प्रबल होते थे. इससे ट्रेड कमर्स को हार्म पहुंचता था. तो ये हमारे लिए सेफ़ ग्रुप्स नहीं है, इनको सेटल करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब नए नए एरियाज़ की तरफ एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ये भी सेटल हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा. और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि निवेश होगा खेतों में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. इससे पैदावार जब बढ़ेगी तो ग्रामीण क्षेत्र, भारत ग्रामीण ही है, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो अच्छे बायर बनेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट को वो बाय करेंगे.
तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बेटर बायर बनेंगे, तो रॉ मटेरियल भी अच्छा सप्लाई होगा। खेती अच्छी होने के दोनों फ़ायदे अपने हैं, रॉ मटेरियल भी अच्छा होगा, बायर भी अच्छे बन जाएंगे, और हमें एक लॉयलिस्ट ग्रुप भी मिल जाएगा ज़मींदारों का। एग्रीकल्चर भी प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारे रीज़न्स के कारण उन्होंने ऐसा माना कि हमें ज़मींदार को चुनना चाहिए ज़मींदारी सेटलमेंट के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि ज़मींदारी की भी बिकवाली हो सकती थी रेवेन्यू ना पे करने पर, तो ज़मींदार ने खेतों से निचोड़ना चाहा, ना कि निवेश किया। तो इरिगेशन की तरफ विकास नहीं हुआ, सीड क्वालिटी प्रमोट नहीं हुई, लैंड कंसोलिडेशन प्रॉपर हो नहीं पाया। उल्टा जो किसान अपने स्तर पर गाय बैल खेती में निवेश करता था, उसने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि ज़मींदार किसान से बहुत निचोड़ रहा है। ज़मींदार की परिस्थिति अनसर्टेन है कि अंग्रेज उसकी लैंड होल्डिंग को कभी भी बोली लगा किसी और को दे देंगे। इसके लिए वो ये मान रहा है जितने साल तक मेरे पास है उतना ज़्यादा निचोड़ लो। अंग्रेज ने परमानेंट तो लागू किया, पर पहले ही स्टेप में इतना बढ़ा के लगान लगा दिया कि वो खेतों से निकलना उतनी कैपेसिटी नहीं थी, और वो अति लोड जो है वो किसान के ऊपर डाला। उल्टा ज़मींदार ने अपना मार्जिन रख के डाला, तो इसकी वजह से किसान और लुटा, और किसान इस परेशानी के तहत गांव छोड़ के भागने को तैयार हुए, खेत छोड़कर भागने को तैयार हुए, क्योंकि साइमल्टेनियसली अंग्रेज़ों की वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी की वजह से इंडियन इंडस्ट्री भी बर्बाद हो रही है, जो कि उस समय में मूलतः ग्रामीण उद्योग था, यानी कि आर्टिजनल बेस्ड इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट, वो भी बर्बाद हुई, तो उनका भी अति बोझ जो है वो खेतों पे पड़ गया था। ये सारी चीज़ें हुई तो हुआ नेगेटिव, इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ गई, कल्टीवेटर वर्ग पूरी तरह से सफ़र हो गया, ज़बरदस्त परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि अनाज भी नहीं उग पा रहा है। और सबसे घातक परिणाम ये निकले कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं, पहले लोगों को भोजन मिल जाता था, वो सीरियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़बरदस्त फॉल हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों को रॉ मटेरियल चाहिए था, इसके लिए कैश क्रॉप्स उगाई गई। और कैश क्रॉप्स उगाने की वजह से क्या है कि सीरियल क्रॉप्स ख़त्म हो गई, इसकी वजह से लोगों के पास भोजन तक नहीं बचा, लोगों के पास भोजन नहीं बचा। कैश क्रॉप्स खा तो नहीं सकते ना, आप ऊन आप कैसे खा लेंगे, कपास खा तो नहीं सकते ना, समझने वाली बात है। तो कैश क्रॉप खा नहीं सकते, बाज़ार अधीन है, बाज़ार के मूल्य जो हैं होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, चलो वो अलग बात है फिर भी। और कैश क्रॉप्स की एक खासियत है कि इसके तहत जो पौधे लगते हैं, चाहे वो इंडिगो है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो टी है, कुछ भी है, कैश क्रॉप की एक खासियत होती है, ये पौधों पर आधारित होती है। प्लांट्स की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, इसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी को ऐसा चूस लेती हैं कि आज की डेट में तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पर उस समय में नेचुरल फर्टिलाइज़र्स की मदद से खेती होती थी, और खेती अपनी फर्टिलिटी को वापस गेन करने के लिए टाइम मांगती थी। ज़मीन 1 2 3 साल के लिए कई बार खाली भी छोड़नी पड़ती थी, तो वो तो नॉर्मल खेती के समय में। लेकिन ऐसी गहरी जड़ों वाली खेती जैसे नील का पौधा, वो तो इतनी गहराई से निचोड़ता था इसकी फर्टिलिटी को कि वो ज़मीन पैडी कल्टीवेशन के लिए योग्य भी नहीं रह जाती थी 2 2 3 3 साल के लिए। तो एक तो खेतों से फसलें जा रही हैं, कैश क्रॉप आ रही हैं, तो लोग जो अपने लिए पहले खाने योग्य सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर के तहत अनाज उगा के गरीब थे, वो मिट्टी के घर में घास की छत डाल के रहते थे, भोजन की कमी नहीं थी, अतिथि देवो भव का कंसेप्ट था, 4 लोग आके खाना खा के जाते थे। ऋषि मुनि कभी घर के बाहर से भूखे नहीं जाते थे, भिक्षा का कंसेप्ट देश में था, अच्छे अच्छे पंथ सब चल रहे थे, गरीब थी दुनिया, लेकिन अनाज बेअंत भरा था घरों में, अनाज की कोठड़ियाँ भरी रहती थी, खेतों में अनाज लहलाता था। अब अनाज भी नहीं है घर में, अनाज खरीदना है मार्केट से, बाज़ार के अधीन, क्योंकि अनाज कहाँ से खरीदना है, बाज़ार से। और बाज़ार में क्या है कि अनाज की उपज जब कम हो रखी है खेतों में, तो बाज़ार की अनाज की सप्लाई क्या हो रखी है, कम। अनाज की सप्लाई बाज़ार में कम हो रखी है, तो अनाज की कीमत क्या हो रखी है, महंगी। तो बाज़ार में वही अनाज अब इन्फ्लेशन रेट पे मिल रहा है, बाज़ार में वही अनाज अब इन्फ्लेटेड रेट पे मिल रहा है, तो महंगा अनाज मिल रहा है। आई बात समझ में? अनाज क्या मिल रहा है, महंगा। और दूसरी तरफ किसान कल्टीवेटर जो है उसका स्तर क्या है, गिर रहा है, उधर से आर्टिजन्स का स्तर भी गिर रहा है, आमदनी सिकुड़ रही है, खेतों में अनाज की बजाय कैश क्रॉप्स हैं, वही अनाज अब बाज़ार से खरीदना है सिकुड़ी हुई आमदनी के तहत, जो कि महंगा मिल रहा है पहले से काफ़ी अधिक, जो कभी खरीदना नहीं पड़ा था वो अब खरीदना पड़ रहा है। इसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि 3 वक्त का खाना छोड़िए 1 वक्त का भी मुहाल हो गया, ऊपर से कभी सूखा पड़ जाना, जो कि इमीडिएटली ड्रॉट इमीडिएटली